Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topic of outsourcing. आज हम आउटसोर्सिंग के बारे में स्टडी करेंगे। वैसे तो स्टूडेंट्स आपने आउटसोर्सिंग को इन क्लास +1 बीएसटी के अंदर पढ़ लिया था कि आउटसोर्सिंग क्या होता है, जहां पर बीपीओ एंड केपीओ था। क्या था? बीपीओ एंड केपीओ। बीपीओ बिजनेस प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, केपीओ नॉलेज प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन। तो वही सब क्या है, हमारे आउटसोर्सिंग है। तो हम ये आउटसोर्सिंग की स्टडी क्यों करते हैं, या फिर हम ये कहें कि आउटसोर्सिंग होता क्या है। देखो, जब भी कोई कंपनी किसी भी एक एक्टिविटी से एंगेज होती है, सपोज एक कंपनी है वो प्रोडक्शन एक्टिविटी करती है, क्या करती है वो प्रोडक्शन एक्टिविटी करती है, ओनली वो प्रोडक्शन वर्क होता है, तो वो क्या नहीं कर सकती, वो अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकती, या फिर हम ये कहें कि जो बुक कीपिंग का जो रिकॉर्ड्स है उसको मेंटेन नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास इतने सारे सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो वो क्या करती है कि इस टाइप की क्या बंदे को, इस टाइप की कंपनी को हायर करती है जो क्या कर सके, उसके जो भी क्या है रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस है उनकी बुक कीपिंग कर सके। दूसरा, उसके जो भी जो बुक कीपिंग कर सके, या फिर उसके जो अदर वर्क है जिससे वो प्रोडक्शंस एंटरप्राइजेस नहीं कर पा रहा, उन एक्टिविटीज को कंप्लीट कर सके। क्योंकि अगर कोई भी जैसे कंपनी जो प्रोडक्शंस, मैंने कहा कि जो प्रोडक्शंस करती है वो क्या करना चाहती है, अकाउंट्स कीपिंग भी करना चाहती है, और अलग से क्या करते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट रखती है। तो क्या करना होगा, उसे अलग से प्लान्स बनाने होंगे, फिर उसके अंदर उसे जो मैन पावर है, मैन पावर रिक्रूट करनी होगी, मैन पावर रिक्रूट करने के बाद उनको सैलरी देनी है, तो उनके लिए अलग से जो भी उनके पीसी हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, वो उन्हें क्या परचेज करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बर्डन, मतलब कि अगर वो खुद से उस एक्टिविटी को करती है तो शायद हो सकता है कि उसके ऊपर ह्यूज कैपिटल बर्डन्स हो। ऐसा हो, ह्यूज कैपिटल बर्डन्स हो। तो इस बर्डन से बचने के लिए मार्केट में इस टाइप के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो क्या कर सकते हैं, हेल्प दे सकते हैं। जैसे कि कोई कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, वो क्या करती है, शेयर इशू कर रही है। क्या कर रही है कंपनी? शेयर इशू कर रही है। तो कंपनी शेयर्स को खुद से क्या नहीं करती, इशू नहीं करती। कंपनी का वो सारा काम शेयर इशू करने का वो सारा कौन करती है, बैंक करती है। वो बैंक को हायर करते हैं कि भाई आप हमारी कंपनी के शेयर्स को क्या करोगे, सेल परचेज। जैसे कि आपने कंपनी वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ा था, जब भी शेयर इशू होते हैं तो फर्स्ट एंट्री यही होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होती है ना। क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस होनी है, जो शेयर्स इशू होने हैं, वो किसके थ्रू होने हैं, बैंक के थ्रू ही होने हैं। तो ये आउटसोर्सिंग है, इस टाइप से क्या करती है, जो फर्म्स है या कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, ऑर्गेनाइजेशंस है, वो थर्ड पार्टी क्या करती है, हेल्प करती है। तो कह रहे हैं कि क्या मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग refers to contracting out some of its activity to a third party. आउटसोर्सिंग है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है out some of its activity, जो उसकी एक्टिविटी के बिल्कुल आउट और अलग एक्टिविटी है, जिसके लिए वो एस्टेब्लिश हुई है, वो एक्टिविटी नहीं, उससे अलग कोई एक्टिविटीज है, तो वो थर्ड पार्टी किससे कॉन्टेक्ट होता है, थर्ड पार्टी से कॉन्टेक्ट होता है, which were earlier performed by the organization, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जब में क्या की गई थी, परफॉर्म की गई थी। तो वो उसके जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, सपोज हम बात करते हैं नेस्ले कंपनी की, किसकी बात करते हैं, नेस्ले कंपनी की बात करते हैं। तो नेस्ले कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट जब बनाती है, प्रोडक्ट को बनाने के बाद उससे एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, तो क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज को हायर कर लेती है, जो क्या कर सके, उन कंपनी के प्रोडक्ट को क्या कर सके, एडवर्टाइज कर सके, उनको लॉन्च कर सके डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर। तो आउटसोर्सिंग का क्या है, ये यूजेस है। अब है कि क्या है आउटसोर्सिंग, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ये ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस का एक बेस्ट क्या है, आउटकम निकल कर आया है। पहले तो क्या था कि हम अपनी कंट्रीज में, कंट्री के अंदर ही कि थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड होते थे, बट जैसे ही हमने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया, तो ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करने के बाद हमने अदर कंट्री से भी किसका आउटसोर्सिंग का यूज करने लगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि इंडिया है, इंडिया के पास सबसे ज्यादा क्या है, लेबर है। क्या है, लेबर है। तो लेबर जहां जिस चीज की ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, सप्लाई होती है, तो वहां उस चीज की क्या होती है, सबसे कम प्राइसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया
इंडिया क्या है, इंडिया के पास जो लेबर है वो चीप रेट के ऊपर अवेलेबल हो सकती है, क्योंकि इंडिया के पास क्या है, लेबर बहुत ज्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। तो इस चीज का फायदा कौन उठाती है, फॉरेनर कंपनी उठाती है, वो अपनी इंडस्ट्रीज को इंडिया में एस्टेब्लिश करती है, प्रोडक्शन करती है थ्रू द लेबर। इससे हमारा फायदा हो जाता है, हमें एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, होगा उन्हें चीप रेट के ऊपर लेबर अवेलेबल हो जाती है। तो जैसे कि जैसे हम ये कहें कि हमें क्या करना है कि हमें कैपिटल चाहिए, क्या चाहिए, कैपिटल। हमने कोई भी जब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज की है, हम कुछ भी करें तो हम दूसरी कंट्रीज के ऊपर किसके ऊपर डिपेंड है, कैपिटल को लेकर उसके ऊपर डिपेंड है, फिर टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है, वहां की टेक्नोलॉजी कैसी है, बेटर है। ठीक है, इट हैज इंटेंसिफाइड इन रिसेंट टाइम, इसको कब इंटेंसिफाइड किया गया, रिसेंट टाइम में ही, बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि इससे क्या हुआ है कि हम ये भी कह सकते हैं स्पीड ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हुई है। फिर है थर्ड, इंडिया हैज बिकम अ फेवरेबल डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग, और आज इंडिया क्या बन चुका है, फेवरेबल डेस्टिनेशन बन चुका है आउटसोर्सिंग का, फॉर मोस्ट एमएनसीज, इसके लिए बहुत सारी जो क्या है एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, बिकॉज ऑफ लो वेज रेट, कारण क्या है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जो वेज रेट है वो कैसा है, बहुत ही लो है। तो यहाँ पर वेज रेट लो होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर लेबर ज्यादा है, तो उन्हें लो वेज रेट के ऊपर क्या अवेलेबल हो जाती है, इंडिया के अंदर लेबर अवेलेबल हो जाती है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर, और क्या मिल जाती है, स्किल्ड मैन पावर की अवेलेबिलिटी। देखो कम प्राइसेस के ऊपर स्किल्ड लेबर मिलेगी तो वर्क कैसा मतलब सफिशिएंटली वे काम होगा। हमें जरूरत किस चीज की, हमें कैपिटल की जरूरत है, तो हम उनसे कैपिटल लेते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज में अपनी कंट्री में उसको एस्टेब्लिश करते हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी में, जिससे हमारा क्या हो सके, वेलफेयर हो सके। तो जैसे कि इंडिया के बीपीओ बिजनेस प्रोसेस और ऑर्गेनाइजेशंस कंपनी आर ऑलरेडी गेनिंग प्रोमिनेंस, हाँ ये क्या कर चुकी है, ऑलरेडी गेन कर रही है क्या, प्रोमिनेंस, अपनी प्रसिद्धि, एंड अर्निंग प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज, और ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने में लगी हुई है। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं जो आउटसोर्सिंग है एक बहुत अच्छा सोर्स साबित हुआ है। फिर है फोर्थ, some of the services outsourced in India to India includes, जैसे कि कुछ क्या है, कुछ सर्विसेज है आउटसोर्स की टू इंडिया, इंक्लूड्स कौन कौन सी, वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस, कौन सी, वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस, लाइक कॉल सेंटर्स हैं। तो ये फॉरनर के पास क्या नहीं है, इतनी लेबर नहीं है कि वो ये काम करा सके, तो उन्होंने क्या किया है, कॉल सेंटर्स इंडिया के अंदर किए हुए हैं। इंडिया को क्या अपना अपना आउटसोर्स बनाया हुआ है। रिकॉर्ड कीपिंग की, रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम, अकाउंटेंसी वर्क, बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है, उसके बाद म्यूजिक रिकॉर्डिंग या फिल्म एडिटिंग, क्लिनिकल एडवाइस, ये सारे क्या हमारे आउटसोर्सेज हैं, जिसका हर कंट्री, अब हम ग्लोबल नेचर की बात कर रहे हैं, ऐसे कि और इंडिया ही इसका क्या कर रहा है कि फेवरेट डेस्टिनेशन बनाया, फिर इंडिया इसको यूज कर रहा है, सभी कंट्रीज क्या कर रही हैं, आउटसोर्सेज को यूज कर रही हैं। फिर है नेक्स्ट हमारा टॉपिक WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्रायर टू WTO से पहले, देखो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बाद में आया है, ये 1995 में आया, उससे पहले भी कह रहे हैं, उससे पहले क्या था, गेट, क्या था, गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ was established as global trade organization। ये एस्टेब्लिश हुआ था कैसे, किस रूप में, ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, कब, इन 1948 के अंदर, और इसके साथ कितनी कंट्रीज इंक्लूड थी, विद 23 कंट्रीज, 23 कंट्री के साथ गेट को क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। गेट वाज सेटअप, जब गेट को सेटअप किया गया था टू एडमिनिस्ट्रेट ऑल मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जितने भी हमारे क्या होंगे, ट्रेड एग्रीमेंट होंगे, बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल कंट्री इन द इंटरनेशनल मार्केट, कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं सभी को क्या मिलेगी, यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। फिर उसके बाद जब ये क्या नहीं हो पाया, लंबे टाइम तक सक्सेस नहीं हो पाया, तो हमने इसकी जगह किसको फाउंड किया, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया था इन 1995 में।
ठीक है, एज द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ गैट। इसके मेन उनके फंक्शंस क्या हैं? तो WTO एग्रीमेंट कवर ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज टू फैसिलिटेट IT। जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या कवर करता है? ट्रेड ऑफ इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, की जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी फैसिलिटीज किस पर, इंटरनेशनल ट्रेड लेवल पर क्या करता है, इनको कवर करता है। तो WTO का फर्स्ट फंक्शन क्या था? इसने जितने भी गुड्स और सर्विसेज थी इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर, उन सबको क्या कर लिया था? कवर कर लिया। सेकंड, एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो देयर आर 164 मेंबर्स कंट्री ऑफ WTO। WTO की आज कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 164 मेंबर कंट्रीज हैं। जबकि देखो गैट में, जिस टाइम गैट को एस्टेब्लिश किया था उस टाइम 23 इंडस्ट्री कंट्रीज थी, बट आज 164 मेंबर कंट्रीज हैं जो WTO के मेंबर्स हैं, पार्ट्स हैं। एंड ऑल द मेंबर्स, जितने भी क्या है मेंबर्स हैं, are required to abide by laws and policy framed under WTO rules। कि जो भी रूल्स बनाए जाते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके लिए रिक्वायर्ड है कि सभी मेंबर कंट्रीज उस लॉज को, पॉलिसीज को क्या करें? अबाइड, उनको फॉलो करें, उसी के अकॉर्डिंग सभी कंट्रीज को चलना होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एज एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ WTO का एक इम्पोर्टेंट मेंबर होने के नाते इंडिया हैज बीन इन फोरफ्रंट ऑफ फ्रेमिंग फेयर ग्लोबल रूल्स। जो इंडिया है वो क्या कर चुका है कि अपने क्या कर रहा है, वो ग्लोबल रूल्स बना रहा है, कि इस टाइप के रूल्स बना रहा है कि जिससे क्या ना हो कि जो WTO है वो स्मूथली चल सके, या फिर हम ये कहें जिससे उनके कोई भी रूल्स हैं WTO के वो ब्रेक ना हो पाए, और वो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर अपनी आइडेंटिटी बना सके। रेगुलेशंस एंड एडवोकेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, कि जो एक डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए जरूरी है उसके इंटरेस्ट को देखते हुए, उसके फेवर में सोचते हुए इंडिया क्या कर रहा है, अपने अलग से क्या बनाए हैं, उसने कुछ ग्लोबल रूल्स बनाए हैं, रेगुलेशंस बनाए हैं, पॉलिसीज बनाई हैं, जो सभी के किसमें हैं? फेवर में हैं। Next, the India has kept its commitment made to WTO। इंडिया WTO को पहले क्या कर चुका है? एक कमिटमेंट कर चुका है, वो अपनी बात जो कमिटमेंट है वो रख चुका है किसके सामने? WTO के सामने, कि इंडिया हैज टेकन रीजनेबल स्टेप, कि जो इंडिया है वो इस टाइप के क्या लेगा? स्टेप्स लेगा, कि टू लिबरलाइज ट्रेड बाय रिमूविंग क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, जिससे क्या होंगे? जितने भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे? हो रहे हैं लिबरलाइज, मतलब उनमें छूट मिलेगी, और एंड रिड्यूसिंग टैरिफ, और टैरिफ है वो भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस। क्योंकि पहले हमारे इंडिया के अंदर क्या था? जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज थी वो अपनाई गई थी, फिर 1991 के अंदर रिफॉर्म्स किए गए हैं, तो रिफॉर्म्स के अंदर भी क्या नहीं था इतना, हम ये कहेंगे इतना लिबरलाइज, हम ज्यादा से ज्यादा लिबरलाइज नहीं हुए। ग्लोबलाइजेशन को हमने अडॉप्ट किया था, बट ज्यादा हम लिबरलाइज नहीं हुए थे। जब WTO की मेंबर बना था इंडिया, उसके बाद क्या किया? 1995 के बाद उन्होंने कहा कि जितने भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो कोटास हमने फिक्स किए हुए हैं, जो टैरिफ्स लगाए हुए हैं इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर, वो सभी क्या करेंगे? हम रिमूव करेंगे, कि उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं आएंगे। अब किसी भी कंट्री के साथ हम इजीली फेयरली क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे। फिर है कि सब मेजर फंक्शंस ऑफ WTO के कुछ अदर भी क्या है? मेजर फंक्शंस हैं। फर्स्ट इज टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। ये फैसिलिटी किस चीज की देता है? इंटरनेशनल ट्रेड करने की फैसिलिटी देता है, कि जिसके अंदर कोई भी क्या टैक्स टैरिफ्स नहीं है, कोई क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। सेकंड, टू एस्टेब्लिश अ रूल बेस्ड डिजाइन। WTO है, WTO से क्या एस्टेब्लिश होता है? एक रूल बेस्ड डिजाइन, कि जिससे क्या बन सके? एक रूल बेस्ड रूल्स बन गए थे, कि जिसके अंदर रहकर इंडिया क्या कर सकता है? इजीली या फिर हम ये कहें फेयरली ट्रेड कर सकता है। फिर है थर्ड, टू अनलार्ज प्रोडक्शंस एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज। टू अनलार्ज प्रोडक्शंस, कि जो इंडिया ने पहले क्या किया हुआ था कि
जो प्रोड्यूसर्स था, प्रोड्यूसर्स अपनी मन मर्जी से क्या नहीं कर सकता, प्रोडक्शंस नहीं कर सकता था, या फिर हम ये कहें कि सरप्लस प्रोडक्शंस नहीं कर सकता था। जब वो WTO का मेंबर बना तो क्या क्या किया उसने, क्या मेन फंक्शंस प्ले किया, टू अनलार्ज प्रोडक्शंस की जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उससे प्रोडक्शंस को बढ़ाया जाएगा, सरप्लस प्रोडक्शंस किया जाएगा, ट्रेड ऑफ सर्विसेज का भी हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। फिर है टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, और जो वर्ल्ड रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। कैसे यूटिलाइजेशन होगा, ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब है कि हम फुलर नहीं करेंगे, एक्सेसिव यूटिलाइजेशन हमें नहीं करना। कैसे यूज करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। एंड फिफ्थ इज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, और साथ साथ हमें क्या करना, अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। एनवायरनमेंट के साथ कोई भी हार्म ना हो, एनवायरनमेंट को भी हमें ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया। तो आज हमने जो स्टडी किया वो था आउटसोर्सिंग एंड WTO। ये ग्लोबलाइजेशन के पार्ट है, कई बार इनमें से 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर 1 मार्क्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ WTO, व्हेन वाज WTO एस्टैब्लिश्ड, कि जो WTO किसका डेस्टिनेशन है, फुल फॉर्म ऑफ गेट, गेट की फुल फॉर्म्स क्या है, WTO के मेन फंक्शंस क्या हैं, दूसरा आउटसोर्सिंग क्या होता है, कुछ एग्जांपल ऑफ आउटसोर्सिंग। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो 1 मार्क्स में और 3 मार्क्स में, कई बार 6 मार्क्स के अंदर भी पॉइंट वाइज पूछ लिया जाता है। जैसे कि एक्सप्लेन आउटसोर्सिंग, एक्सप्लेन WTO, एक्सप्लेन द गिव 3 एग्जांपल ऑफ आउटसोर्सिंग, एक्सप्लेन द मेन फंक्शंस ऑफ WTO। क्लियर हो गया। आउटसोर्सिंग एंड WTO बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत अच्छे से क्या करना है, इसकी स्टडी करनी है।